Hello everyone, my name is Veena Chanwani and today we are covering Principle of Management. Principle of Management क्या होते हैं और ये किस तरह से मैनेजर को हेल्प करते हैं, इस क्या होते हैं प्रिंसिपल, क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या इनके फीचर्स होते हैं, ये सारा हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया। आज जो हम बेसिकली करने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये जरूरी है मैनेजर्स के लिए या हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले सिग्निफिकेंस की जो पॉइंट है हम देख लेते हैं, फिर एक एक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हम करेंगे। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स टू रियलिटी, यानी फर्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग मैनेजर टू यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड, साइंटिफिक डिसीजन। फोर्थ, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। Fifth, fulfillment social responsibility and sixth, management training education and research। यानी ये क्या है, ये सिग्निफिकेंस है किसके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। जैसे हम इनको एक डिटेल में स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है या इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। जब भी मैनेजर्स इन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, द मैनेजर में अप्लाई दीज प्रिंसिपल टू फुलफिल देयर टास्क। जब भी मैनेजर इन प्रिंसिपल को टास्क को फुलफिल करने के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए एक तरह से यूज करते हैं, जो रिजल्ट आते हैं वो काफी बेस्ट आते हैं। तो प्रिंसिपल क्या करते हैं, एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। प्रिंसिपल गाइड मैनेजर्स, प्रिंसिपल क्या करते हैं, एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं या गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं किसको, मैनेजर्स को, ताकि वो जो भी डिसीजन ले पा रहे हैं, जो भी इन टेकिंग द डिसीजन एंड इम्प्लीमेशन, यानी जो भी डिसीजन ले पा रहे हैं, किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, वो बहुत इफेक्टिवली कर पाए, इसीलिए हम लोग प्रिंसिपल यूज लेते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रिंसिपल क्या है, ये सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इसको अगर हम समझे तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर्स, ये क्या करते हैं कि मैनेजर्स को एक तरह से थ्योरेटिकल नॉलेज तो ऐसा प्रोफेशन एमबीए एंड बीबीए करके एक मैनेजर ने ले ली, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो उन्हें एक रियल सिचुएशन से मिलाया जाता है कि आपके रियल सिचुएशन है या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, अब आपको इसके साथ कैसे ट्रीट करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द गाइडलाइन टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स, यानी हम एक बात कहूँ अगर मैं आपको समझाऊं कि जो प्रिंसिपल क्या होता है, एक प्रॉब्लम एक तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि जैसे भी सिमिलर सिचुएशन अगर अराइज हो तो हमें क्या डिसीजन लेना है। द प्रिंसिपल प्रोवाइड द नॉलेज, ये प्रिंसिपल क्या प्रोवाइड करवाते हैं हमें, बेटर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि अगर कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाए या कोई भी ऐसे सिचुएशन हो जाए तो हमें किस तरह से सॉल्यूशन करना है, अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए, अपनी नॉलेज को यूज करते हुए, अपने स्किल्स को यूज करते हुए हमें कैसे डिसीजन लेना है। तो these principle will add on your knowledge and ability and understanding of the managerial situation and circumstances, यानी क्या होता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है अपनी नॉलेज स्किल्स के अकॉर्डिंग, ये हमें प्रिंसिपल बताते हैं। इसके बाद क्या करते हैं ये लोग, ये बताते हैं कि मैनेजर्स को कि आप लर्न करो, जो लास्ट ईयर या पास्ट ईयर्स में आपके साथ जो मिस्टेक हो चुकी है आप उसको रिपीट ना करो। मैनेजर प्रिंसिपल क्या बताते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आपके साथ लास्ट ईयर हो चुकी है, पास्ट ईयर्स में हो चुकी है, उसको आप एक तरह से रिपीट ना करो, और हाँ अगर ये प्रॉब्लम फिर से आती है तो आप एक क्विक सोल्यूशन ढूंढो इस चीज का, ये प्रिंसिपल आपको बताते हैं। तो क्या होता है इससे, सच मैनेजर प्रिंसिपल इंक्रीज, इससे क्या होता है प्रिंसिपल से एक तरह से मैनेजर्स की जो स्किल्स होती है या एफिशिएंसी जो होती है वो एक तरह से इंक्रीज होती है। देखते हैं हम इसको, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरल एफिशिएंसी। क्या करते हैं प्रिंसिपल, ये इंक्रीज करते हैं मैनेजरल की एफिशिएंसी को, जो भी एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करते हैं, क्या करके, उनकी नॉलेज में और नॉलेज को ऐड करके, उनकी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बना के। तो एडिंग देयर नॉलेज एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वेरियस सिचुएशन, यानी डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशन देके उनकी नॉलेज को और बढ़ाना, उनकी नॉलेज को और एनहांस करना, उनकी एबिलिटी को और इंक्रीज करना, ये क्या करते हैं प्रिंसिपल उनको बताते हैं। द प्रिंसिपल हेल्प टू मैनेजर यूज देयर एंड अदर पास्ट एक्सपीरियंस, वो मैनेजर को बताते हैं कि आपके साथ पास्ट एक्सपीरियंस में जो भी हो चुका है उससे आप समझे एंड वो प्रॉब्लम रिपीट ना करें, और अगर वो प्रॉब्लम हो जाती है राइट, उसका क्विक डिसीजन लिए, ये प्रिंसिपल आपको बताते हैं। तो प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, ये हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, मैनेजर्स को हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो एक रियलिटी को बहुत डीपली समझे। थ्योरेटिकल नॉलेज अलग है,
करंट सिचुएशन अलग है, यहाँ एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन अलग होती है। तो प्रिंसिपल एक मैनेजर को हेल्प प्रोवाइड करते हैं ताकि एक रियलिटी को समझ के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के सोचें, और प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने से उनकी नॉलेज और अच्छी होगी एंड उनकी एबिलिटी और अच्छी होगी। ये क्या करते हैं, प्रिंसिपल हेल्प करते हैं किसको, मैनेजर को। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट में हमने सब इतना पढ़ा है कि किस तरह से मैनेजर को हेल्प मिल रही है प्रिंसिपल के थ्रू, कैसे मैनेजर को हेल्प मिल रही है प्रिंसिपल के थ्रू, ताकि वो एक रियल लाइफ को और अच्छे से समझ पाए, एक डीपली समझ पाए। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे अगर हम समझे कि इफेक्टिव यानी रिसोर्सेज क्या है, दो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज एक ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल रिसोर्सेज। तो हर कंपनी के पास क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी कम है एंड मटेरियल रिसोर्सेज दोनों ही क्या है, लिमिटेड है। सो दे हैव टू पुट द ऑप्टिमम यूज, यानी उन्हें क्या करना चाहिए, ऑप्टिमम यूज करना चाहिए। ऑप्टिमम यूज का मतलब क्या है, ऑप्टिमम यूज मैंने बहुत बार आपको बताया, ऑप्टिमम यूज का मतलब ही होता है कि रिसोर्सेज शुड बी पुट टू यूज इन सच अ मैनर दैट दे शुड बी गिवन मैक्सिमम बेनिफिट। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज से मतलब क्या है कि वो रिसोर्सेज आपको एक मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए विद मिनिमम कॉस्ट के साथ, ये आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। तो फर्स्टली आपको रिसोर्सेज को ऐसे यूज में लेना है कि आप रिसोर्सेज कम से कम यूज में लो और जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सबसे ज्यादा मिले। यानी अगर जितना ज्यादा आप इनपुट लगाओ उससे मैक्सिमम से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट को डिराइव कर पाओ। एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को यही समझाता है, अगर किसी पर्टिकुलर यूनिट से 10 यूनिट बन रहे हैं ना, तो कोशिश करो कि 12 बन जाए। इस तरह से आप अपने रिसोर्सेज को यूज करो। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब मैंने आपको बताया था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है मैनेजमेंट में, कैसे कि कोई ना कोई चीज हुई है, कोई ना कोई कारण हुआ, कोई ना कोई चीज हुई है, कोई हैपन हुई है, तो उसका कोई ना कोई रीजन रहा होगा। तो रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड फिजिकल अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं एंड वो क्या होते हैं, काफी लिमिटेड होते हैं। These resources should be used fully in such a manner, give the maximum benefit। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज की कमी है और रिसोर्सेज की अगर कमी है तो ये हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे विद मिनिमम कॉस्ट के साथ। तो मैनेजर प्रिंसिपल क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं मैनेजमेंट टू कम द मेथड। वो उनको बताते हैं कि आप कौन सा मेथड यूज करो, कौन से ऐसे प्रोसीजर यूज करो, कौन से ऐसे टेक्निक यूज करो जिससे कि क्या होगा, आपके जो वेस्टेज है वो कम से कम आए। मैनेजर हेल्प The manager principal have the management to come out with the method that help in reducing the wastage। यानी उनको ऐसे मेथड, ऐसे प्रोसीजर और ऐसी टेक्निक्स बताते हैं जिनसे उनके जो वेस्टेज है वो कम से कम आए। एंड अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मैनेजमेंट को एक गाइडलाइन, एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री बता देते हैं। कैसे, यहाँ पे अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, जब हम कोई भी रूल बना रहे हैं, तो हम पर्सनली किसी को ध्यान में रखकर नहीं बना रहे। हम जब भी कोई रूल बना रहे हैं, किसी को ध्यान में रखकर नहीं बना रहे, बायस नहीं कर रहे, बिल्कुल फ्री होकर बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास की बात करूं, क्लास में मैम ने किसी स्टूडेंट को 4-5 स्टूडेंट्स को कवर किया और बोला कि हमने रूल बना दिया, सारी क्लास को कवर करके बना रहे हैं क्योंकि हमें क्लास के रूल बना रहे हैं, कोई किसी क्लास का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो जब भी एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात करूं, तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट तभी हो सकता है तब जब हमको इम्पर्सनल, यानी किसी को पर्सनली ध्यान में रखकर ये चीज कंडक्ट नहीं करनी है। जो भी मैनेजरल डिसीजन लेने हैं, जो भी मैनेजरल एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तभी हो सकता है जब हम बायसनेस यहाँ पे नहीं करें। आगे अगर मैं आपको इसकी बात बताऊं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प इन एस्टैब्लिश द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तभी हो सकता है तब कि मैनेजर क्या करे, एक डिस्क्रेशन का मतलब होता है अपनी रेशनैलिटी से डिसीजन ले, अपने दिमाग से डिसीजन ले, कोई भी फ्री रखे उसको, कोई भी पर्सनली किसी को एक तरह से टारगेट करके नहीं लेना, एक तरह से फ्री होने चाहिए पर्सनल बायसनेस। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, किसी को पर्सनल बायसनेस से थ्रू नहीं होने चाहिए, फ्रीली जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, जो भी रूल बना रहे हो, जो भी गाइडलाइन बना रहे हो, सबको, किसी को पर्टिकुलर पर्सन को ध्यान में नहीं रखना, आपको सबको एक तरह से सोच के बनाना है, सबके बारे में सोच के बनाना है। यहाँ पे अगर मैं एक बात बताऊं, द मैनेजमेंट जो मैनेजर होता है, द मैनेजर कैन नॉट डिसाइड सैलरी और इंटेंसिव। यहाँ पे जब भी किसी पर्सन की या किसी एम्प्लॉय की सैलरी डिसाइड होती है तो उसके इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग नहीं होती है या उसके विश के अकॉर्डिंग नहीं होती है। द मैनेजर कैन नॉट डिसाइड सैलरी और इंटेंसिव
जो इंसेंटिव देने होते हैं उनको, इंसेंटिव जो देने होते हैं वो उनके विश के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, उनकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करके होते हैं कि उसने कितना कंट्रीब्यूट किया ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ये होता है आपका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन आई रिपीट, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ क्या है, अब यहाँ पे दो मतलब निकल रहे हैं। फर्स्ट तो क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक मैनेजर प्रिंसिपल ऐसे यूज करेगा ताकि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिले, ये आपकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गए। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब अगर बहुत शॉर्ट में अपन यहाँ पे ले तो यहाँ पे जब भी किसी पर्सन की एग्जांपल मैं आपके सामने ले लूं, जब भी किसी पर्सन की यहाँ पे सैलरी हम डिसाइड करते हैं तो सैलरी के लिए हम उसके विश के अकॉर्डिंग नहीं करते, हम ये देखते हैं कि कंपनी की पॉलिसीज क्या है, कंपनी के रूल्स क्या है, कंपनी उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या रही, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, कितना कंट्रीब्यूशन किया उसने एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ये सब कुछ ओवरऑल चेक करने के बाद, ये सारा अप्रेजल करने के बाद हम उसकी सैलरी डिसाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप आपको इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन में हमने समझा कि साइंस क्या, एक लॉजिकल होता है, एक रैशनल होता है, यानी एक तरह से हम बोलेंगे कि रियलिस्टिक चीज होती है। तो इफेक्टिव डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन, जब भी हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो फैक्ट पे बेस्ड होने चाहिए, जस्टिफाइबल होने चाहिए। ये नहीं कि आपको एक तरह से इंट्यूशंस आ रहे हैं या फिर एक तरह से लग रहा है कि ये चीज होनी चाहिए, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। ब्लाइंड फ्लैट करके नहीं होना चाहिए कि मुझे इसके ऊपर फेथ है तो मैं ये चीज कर लूं। तो इफेक्टिव डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट, जस्टिफाइबल होना चाहिए इन टर्म ऑफ द रिक्वायर्ड पर्पस, डिसीजन मस्ट बी टाइमली एंड रियलिस्टिक। जो भी डिसीजन होने चाहिए वो टाइमली एंड रियलिस्टिक होने चाहिए। मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टेकिंग द डिसीजन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, सिचुएशन फ्री। मैंने आपको बताया जो भी डिसीजन लेना है, जैसे भी लेना है, उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, पर्सनली किसी पर्सन को टारगेट करके नहीं होना चाहिए। दे अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम साइंटिफिकली, जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो होना चाहिए वो बहुत साइंटिफिकली होना चाहिए, एक राइट डिसीजन करके होना चाहिए। यहाँ पे हम इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करें एक बार से, तो डिसीजन क्या होने चाहिए, डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट के ऊपर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फैक्ट पे बेसिस होने चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए एंड सब्जेक्ट टू मेजर एंड इवैल्यूएशन। यानी हम लोग एक तरह से पूरा का पूरा इवैल्यूएशन करने के बाद वैसे डिसीजन लेने चाहिए। जो भी डिसीजन होने चाहिए वो लॉजिकली होने चाहिए, रादर देन अ ब्लाइंड फेथ। यानी आपको तरह से एक किसी के गलत फेथ के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये चीज नहीं लेनी चाहिए। मैनेजमेंट डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल, जो भी डिसीजन लेने हैं वो आपको साइंटिफिकली लेना है, किसी के पर्सनली किसी को समझ के नहीं लेना, या कि हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे जो रिलेटिव्स हैं ऐसा सोच के आपको नहीं लेना। जो भी डिसीजन लेना है वो आपको साइंटिफिकली लेना है। तो हमने देखा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होता है, एक तरह से जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं, जो लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। तो मैनेजर डिसीजन कैसे होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड सिचुएशन, यानी पूरी सिचुएशन को ध्यान में रखकर होने चाहिए, ऐसे हमारे डिसीजन होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड रिक्वायरमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस होता है वो एक डायनेमिक इन नेचर होता है, चेंज होता रहता है, कभी कभार मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। तो एज अ प्रिंसिपल कैन बी मॉडिफाइड, जैसे आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ आप अपने प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं, आप अपने मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था फीचर्स, मैनेजमेंट के फीचर्स में, कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, इज अ डायनेमिक फंक्शन। तो मैनेजमेंट क्या एक डायनेमिक फंक्शन है जो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। तो जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता है हमें अपने प्रिंसिपल को भी मॉडिफाई करना होता है, चेंज करना होता है, एंड हेल्प टू मैनेजमेंट टू मीट द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड। जैसे ये एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है वैसे आपको अपने मैनेजर्स को भी चेंज करना होगा और एक तरह से प्रिंसिपल को भी चेंज करना होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू पूरा समझाना चाहती हूँ। पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। कंपनीज आर स्पेशलाइजेशन द कोर कंपिटेंसी एंड आउटसोर्सिंग द नॉन कोर बिजनेस। यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो आउटसोर्सिंग है, एक नॉन कोर बिजनेस है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे दो है, एक तो एक्स है एक वाई है। एक्स जो है उसके एक तरह से मेडिकल का स्टोर है, मेडिकल है जो यहाँ पे एक लिक्विड सिरप बनाने का काम करता है, जो कि आपके कफ सिरप बनाने का काम करता है। तो ये जो एक्स है ये एक तरह से मेडिकल स्टोर पे है या मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करता है या मेडिकल
एक तरह से मेडिसिन बनाने का काम कर रहा है, लेकिन ये जो मेडिसिन बना रहा है ना, ये सिर्फ एक लिक्विड बना रहा है, लिक्विड मेडिसिन जैसे लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन बना रहा है, यानी सिरप वगैरह बना रहा है जो कि आपके कफ के यूज में आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने देखा कि जब मैं इस बनाने में एक्सपर्ट हूँ, यानी मैं किस चीज में, लिक्विड सिरप बनाने में मैं एक्सपर्ट हूँ, तो इसने सोचा अगर मैं उसके लिए, अब इसको बॉटल भी चाहिए क्योंकि नेचुरल सी बात है, इस सिरप को ये एक तरह से हाथ में या ग्लास में डाल के तो देगा नहीं कि आप इस सिरप को ले जाइए। तो इसने क्या किया यहाँ पे, इसने बोला कि इसके पास ये क्या हो रहा है इसके साथ, इसका स्पेशलाइजेशन किस में, सिरप बनाने में है, लेकिन इसने चेक किया कि जब भी ये बॉटल्स बनाता है या जब भी ये बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो बॉटल का इतना आउटपुट हो ही नहीं पाता और वेस्टेज इतना ज्यादा हो जाता है। तो ये कुछ टाइम बाद ये वाई पर्सन से ऐसे ही मिला और बहुत टाइम बात करने के बाद इसको वाई ने बताया कि ये जो एक्सपर्ट है ना, ये प्लास्टिक की बॉटल्स बनाने में या जो कांच की बॉटल्स होती है जिसमें हम लोग सिरप वगैरह डालते हैं उसके लिए स्पेशलाइजेशन है। तो बहुत टाइम बात करने के बाद इसको लगा कि क्यों ना मैं अपना कोर कॉम्पिटेंसी, जो नॉन कोर कॉम्पिटेंसी है, वो मैं इसको ट्रांसफर कर दूं, यानी मेरा स्पेशलाइजेशन तो सिर्फ बनाने में और इसका स्पेशलाइजेशन किसमें है, बॉटल बनाने में। तो क्यों ना हम दोनों साथ में मिलके साथ में वर्क करें, अगर साथ में किसी कंपनी के लिए अगर सिरप बनाए तो क्यों ना हम विन विन सिचुएशन में नहीं आ जाएंगे, प्रॉफिट की सिचुएशन में नहीं आ जाएंगे। तो ऐसे क्या होता है, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, नॉन, जब भी क्या नॉन, पहले समझते हैं नॉन कोर एरिया क्या होता है। नॉन कोर एरिया वो होता है, वो काम जो आपको मेन काम को, मतलब एक तरह से जो आप नॉन कोर, यहाँ पे वो स्पेशलाइजेशन किसके लिए था, सिरप के लिए था, तो उसका नॉन कोर किसका हो गया, बॉटल में, यानी बॉटल में एक्सपर्ट नहीं है तो वो काम आप किसी को और को करने के लिए दिया, वो काम जो आपने किसी और को करने के लिए दे दिया, वो होता है आपको नॉन कोर बिजनेस। नॉन कोर बिजनेस क्या होता है, जब आप अपने मेन काम में एक्सपर्ट हो लेकिन आप अपना दूसरा काम किसको करने के लिए दे रहे हो, किसी अदर पर्सन को दे रहे हो, वो आपका नॉन कोर बिजनेस होता है। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को, आउटसोर्सिंग को और नॉन कोर बिजनेस को कनेक्ट करती हूँ। क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने नॉन कोर एरिया को शिफ्ट कर देता है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने नॉन कोर एरिया को शिफ्ट कर देता है किसी थर्ड पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। क्यों, क्योंकि कंपनी ने देखा कि उसका स्पेशलाइजेशन दूसरी फील्ड में, लेकिन वो अगर दूसरी पूरा ओवरऑल सिचुएशन में अगर पूरा ओवरऑल प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो उसे कहीं ना कहीं अपनी जो, जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है, वो किसी और को देनी पड़ेगी। तो कंपनी यार स्पेशलाइजेशन इन देयर कोर कॉम्पिटेंसी आर आउटसोर्सिंग देयर नॉन कोर बिजनेस। यानी क्या किया उसने, अपनी जो इसमें वो एक्सपर्ट नहीं है, उसने क्या देखा, सबसे पहले कंपनीज आर स्पेशलाइजेशन इन कोर कॉम्पिटेंसी, उसने देखा कि मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, यानी उसने सिर्फ बनाने में वो एक्सपर्ट है, लेकिन उसने देखा कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं, कुछ ऐसा नॉन कोर बिजनेस भी है जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है, तो उसने उन एक्टिविटीज को क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दिया ताकि वो ओवरऑल बिजनेस क्या हो सके, उसका अच्छे से कंप्लीट हो सके। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द क्या होता है, यहाँ पे आउटसोर्सिंग, बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो आउटसोर्सिंग करती है। अब आउटसोर्सिंग तो दो तरीके से होती है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आउटसोर्सिंग क्या होती है, और आउटसोर्सिंग के टू टाइप्स होते हैं, तो बिजनेस प्रोसेस यानी आपने अपना प्रोसेस ही किसी को दे दिया, या फिर आपने किसी स्किल्स वाले पर्सन को यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूंगी सीए का। कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, सारे के सारे जो किसी कंपनी की बात करूं मैं, कंपनी एक ही बात करती हूँ मैं, यहाँ पे कोई एक कंपनी है जो प्लास्टिक की बोतल बनाने के लिए प्लास्टिक की बोतल बना रही है। इसने देखा कि मैं हर चीज में एक्सपर्ट हूँ, मैं प्रोसेसिंग में एक्सपर्ट हूँ, मैं मार्केटिंग में हूँ, मैं सेल्स में हूँ, मैं सब चीजों में हूँ, लेकिन इससे कहीं ना कहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते, तो इसने क्या किया, एक नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग करा। उस नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या किया, इसने थर्ड पर्सन यानी किसी सीए को या किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया और कहा कि आप मेरे अकाउंट्स बनाओ, ताकि क्या हो कि एक तरह से आपका चेक किया जा सके बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब हम किसी नॉन स्पेशलिस्ट फील्ड में एक्सपर्ट, हम किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस थर्ड पर्सन को अपॉइंट करते हैं ताकि वो जो पर्सनलाइज पर्सन है या जो स्पेशलिस्ट पर्सन है वो एक तरह से काम करेगा, तो रिजल्ट बेस्ट आएंगे एंड वेस्टेज कम होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। अब एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या थी यहाँ पे, आउटसोर्सिंग, और आउटसोर्सिंग किसकी तरह होती है, मतलब एक तरह से कितने तरह की होती है, कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR फॉलो करना,
हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट एक तरह से ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं इसको कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे तो वहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल था, एक पर्सनल था, एक CSR यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी ही होती है। अगर मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम एक तरह से पूरी करती हैं। एवरी बिजनेस हैज टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है इसमें तो मैनेजर प्रिंसिपल आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने का मतलब क्या है कि आप इक्विटी, सबके लिए एक समानता लेके आओ। एक तरह से आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होने चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सबको दे रहे हैं अच्छा सा। तो ये क्या होती है आपकी फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आपको एक बोलती है कि सही रीजनेबल प्राइस पे आपको प्रोडक्ट को डेवलप करना है और जो आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो रही है। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। HCL यानी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एक कंपनी है, बिजनेस एंटरप्राइजेस है। तो वो क्या कर रहा है कि वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहा है। कैसे? जितना उसका प्रॉफिट हो रहा है उसके थ्रू वो प्रोवाइड करवा रहा है एजुकेशन फैसिलिटी टू सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि हिंदुस्तान लिमिटेड जो है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो है, वो एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है। कैसे? कि वो अपने टर्नओवर का, अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट कैसे डिनोट कर रहा है, डोनेशन कैसे कर रहा है, एजुकेशन देके सोसाइटी में। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि स्कूल स्टैब्लिश करती हैं, हॉस्पिटल स्टैब्लिश करती हैं, या कुछ तरह से गर्ल्स के लिए एक तरह से एनवायरनमेंट फ्री, एक तरह से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा के उनको, या एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा के कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करती हैं। इसके बाद है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, एक प्रोफेशन होता है। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन होता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को आपको एक डिग्री चाहिए होती है, एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होती है किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजर जो एक्सपीरियंस होते हैं वो एक तरह से आपको एक टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एक एजुकेशन बताते हैं, एक तरह से आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट का है। क्यों? क्योंकि ये जो हम यूज कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि हम लोगों ने इसकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या मैंने आपको बताया था, जितने भी प्रिंसिपल हैं वो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड ट्रेनिंग के थ्रू होते हैं। तो इसमें ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च की जरूरत पड़ती है। दिस प्रिंसिपल आर इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्कुलर ऑफ द वेरियस मैनेजमेंट कोर्स लाइक बैचलर लेवल, यानी हम BBA की बात करें, MBA की बात करें, तो ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे मैनेजमेंट कोर्स होते हैं और ये सारे कोर्स एक तरह से आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, एक तरह से रिसर्च बताते हैं कि कैसे आप अपने डिसीजन और अच्छे से ले सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और कोर मैनेजमेंट थ्योरी, हर प्रिंसिपल के लिए, हर प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए आपको ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च की जरूरत होती है। प्रिंसिपल क्या होता है इसमें? ताकि हम एक बेस्ट जजमेंट ले पाए प्रॉपर रिसर्च के थ्रू। क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगी। यहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनीज होती है जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, अगर मैं आपको बताऊं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज्यादा एक तरह से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी चाहती है। तो वो क्या करता है? अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं, एक तरह से उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करवाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि क्या हो, टर्नओवर क्या हो, इंक्रीज हो। तो ऐसी ट्रेनिंग क्या करते हैं वो मैनेजमेंट, जो मैनेजर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग एक तरह से प्रोवाइड करवाना कि कैसे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, एक तरह से ट्रेनिंग दे, एजुकेशन बताएं कि कैसे आप लोग डिग्री के थ्रू भी एक मैनेजर बन सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें करना क्या है, हमें अपने मैनेजर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि हमारी वो एक तरह से रियल सिचुएशन को समझ पाए और जो भी डिसीजन है, जो भी प्रॉब्लम है, उनको अच्छे से डिसीजन ले पाए। मैनेजर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट अगर एजुकेशन की बात करें तो मैनेजर को एजुकेशन थ्रू दी, हम लोगों ने कोर्स की बात करी, BBA एंड MBA के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उनको एक तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड रिसर्च का मतलब क्या है? एक तरह से उनको एक इनोवेटिव मेथड के थ्रू वो एक यहाँ पे रिसर्च क्या करता है, रिसर्च हैड टू फाइंड इनोवेशन
मैथड, रिसर्च क्या करता है, एक इनोवेशन मैथड बताता है कि अगर आपको मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्शन को संभालना है, डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभालना है, फाइनेंस को संभालना है, तो इसके लिए आपको एक इनोवेटिव टेक्निक लगा के, इनोवेटिव मेथड लगा के आप ये काम कर सकते हो। लेकिन ये कब होगा, जब आप इस चीज में बहुत ज्यादा रिसर्च कर सकते हो। तो मैनेजर के आगे काम में आता है, मैनेजर बताते हैं कि कैसे मैनेजर को ट्रेनिंग दी जाए, उनकी क्या एजुकेशन होती है, क्या रिसर्च होता है। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल, जो सारे सिग्निफिकेंस है ये प्रिंसिपल के हैं। आई होप सारे प्रिंसिपल आपको समझ में आए होंगे। कौन कौन से प्रिंसिपल हम लोगों ने कवर किए? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो प्रिंसिपल है वो एक तरह से प्रोवाइड करते हैं, एक प्रिंसिपल जो है मैनेजर्स को हेल्प प्रोवाइड करता है ताकि वो एक रियलिटी को बहुत डीपली समझे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी आपके रिसोर्सेस हैं उनको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो ताकि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे ज्यादा से बेनिफिट आपको मिल पाए। और एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे जो प्रिंसिपल है वो साइंटिफिक होते हैं, सारे के सारे साइंटिफिक डिसीजन होते हैं। तो जो भी डिसीजन लेना है वो आपको अपनी रेशनैलिटी से लेना है, लॉजिक बेस्ड लेना है, कहीं ना कहीं आपको बायसनेस नहीं करनी है। जितने भी आपके एक तरह से एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स है, चेंज जो आ रहा है उसको अच्छे से एक्सेप्ट करना है। एनवायरमेंटल चेंज में मैंने आपको बताया था कि एक तरह से कैसे आप लोगों के बीओपी एंड केपीओ के थ्रू, यानी आउटसोर्सिंग के थ्रू हम लोग थर्ड पर्सन को हायर करते हैं जो कि नॉन स्पेशलाइजेशन फील्ड में होता है। फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सीएसआर यानी फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना होता है, और हमें कैसे मैनेजर को ट्रेनिंग के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू एंड रिसर्च के थ्रू उसको और अच्छे से, उसको बेटर बनाना, उसको और अच्छे से टीच करना ताकि वो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उसको अच्छे से समझ पाए और कहीं ना कहीं अपने वर्क में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डिपार्टमेंट में उसको अप्लाई कर पाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच।